अच्छा, देखो अब हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ एएमयू इंटू ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। अब देखो ये बहुत आसान है। वैसे हम लोग को पहले से पता है कि कार्बन का जो है वो ए जो है वो क्या होता है, A12 होता है और 6 इसका जो है वो Z होता है। तो अगर हम इसका ए जो है वो ग्राम्स के अंदर ले लें तो मतलब ये कि मैं अगर 12 ग्राम्स ले लूँ कार्बन के तो उसमें ऑटोमेटिकली 1 मोल आ जाता है, 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस आ जाता है। तो ये मुझे कैसे पता होगा? ये मुझे इसके एटॉमिक नंबर से पता होगा। एटॉमिक नंबर जिसका जितना होगा उस उतने आप उसके उतने ग्राम्स ले लें तो उसी ग्राम्स के अंदर आपके पास 1 मोल एटम्स होंगे। ठीक है, उसी सब्सटेंस के। दोबारा बता रहा हूँ कि जो आपके पास एलिमेंट होगा ना, चाहे जो भी एलिमेंट हो, उसका मास नंबर देखो, जितना उसका मास नंबर होगा उतने आप ग्राम्स ले लो तो उसके अंदर आपके पास 1 मोल एटम होंगे। देखो जिस तरह सोडियम का देख लें आप, सोडियम इधर क्या होता है, इधर 11 होगा, इधर 23 होता है। तो आप सिंपली 23 इसका ए है। तो अगर आप 23 ग्राम्स लेंगे सोडियम एलिमेंट का आप 23 ग्राम्स लेंगे तो उसके पास आपके साथ 1 मोल एटम जो है सोडियम के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप ऑक्सीजन का अगर आप ले लेते हैं तो उसका इधर 16 होता है और इधर 8 होता है। तो अगर आप इसका ए जो है 16 है, तो अगर आप 16 ग्राम्स लेंगे ना ऑक्सीजन को, तब आपके पास जो है उसके 1 मोल ऑफ एटम्स आ जाएंगे, 1 मोल ऑफ एटम्स। तो ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे। देखो ये बात तो क्लियर है कि अगर मैं 12 ग्राम्स ले लूँ कार्बन के लिए ना ऑफ C12, तो उसके अंदर मेरे पास 1 मोल ऑफ एटम्स होते हैं। अब हमें पता है कि 1 मोल, हमें ये भी पता है कि 1 मोल जो होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल एटम कितने होते हैं? इतने एटम्स को हम लोग 1 मोल, इतने नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग 1 मोल ऑफ एटम्स कहते हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि 12 ग्राम्स अगर कोई बंदा ले रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो 6.023 इंटू 10⁻, इसको मैं अभी मिटा लेता हूँ यहाँ से, देखो, क्योंकि आपको अब ये पता चल गया है। देखो तो उसे क्लियर लिखते हैं। तो 12 ग्राम्स अगर कोई बंदा ले लेता है कार्बन के लिए तो इसका मतलब है कि इसने 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स जो है वो ले ली है। ठीक है, क्योंकि इसको ही हम लोग 1 मोल कहते हैं। इधर मैं आप लोगों को लिख लेता हूँ कि ये 1 मोल होता है, 1 मोल। तो ये वही बात है। अब यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इतने एटम्स ले लूँ कार्बन के तो उसका मास कितना होता है? 12 ग्राम, उसका जो है वो 12 ग्राम उसका मास होता है। तो यहाँ से मैं एक और भी चीज़ समझ सकता हूँ। अगर मुझे ये पता है कि इतने एटम्स में ले लूँ तो उसका मास जो है वो 12 ग्राम होता है। अगर मैं यहाँ से ये आपको बताऊँ कि आप क्या करें, आप इस तरह कर लें कि आप देख लें कि अगर आप 1 एटम ले लें, किसकी 1 एटम ले लें कार्बन 12 का, तो उसका मास जो है वो कितना होगा। देखो ये चीज़ समझने की है। इतने एटम्स आप ले लें, आपके साथ उसका मास 12 ग्राम होता है। तो अगर इसी हिसाब से आप 1 एटम ले लें तो आपके पास 1 एटम का मास कितना होगा। अगर आपके पास इतने एटम्स का मास इतना ग्राम आ रहा है तो 1 एटम का मास जो है आपके पास कितना आएगा। तो कितने के लिए हम लोग x लिखते हैं। दोबारा बताता हूँ, 12 ग्राम एटम्स के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम होते हैं, या इतने नंबर ऑफ एटम्स लोगे तो इसका मास 12 ग्राम आएगा। तो अगर मैं इतने एटम्स का मास 12 ग्राम आ रहा है तो 1 एटम कार्बन 12 के लिए 1 एटम का अगर मैं ले लूँ तो कितना मास मेरे पास आएगा। तो ये मेथड है। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो क्या करें, देखो 12 ग्राम्स डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 1 एटम ऑफ C12 के साथ, बीच में से इक्वलिटी साइन लगाओ और इसको क्या करो, इसको 6.023 को मल्टीप्लाई कर लो इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय x। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, बीच में से इक्वलिटी साइन लगा लो। दोबारा बता रहा हूँ, 12 ग्राम को 1 एटम के साथ मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपके पास x आ जाएगा और ये आपके पास इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। बीच में से इक्वलिटी साइन लगा लो। देखो 12 ग्राम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास 6.023 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस में, और बीच में से इक्वलिटी साइन लग रही है।
अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने 6.023 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। 6.023 इंटू 10⁻23 में यहाँ पे बोथ साइड यहाँ डिवाइडेड होगा। 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा ही x को जो है वो सब्जेक्ट बना रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, इसी फिगर को दोनों साइड पे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो क्या रह जाएगा, आपके पास ये x ही रह जाएगा। और आपके पास 12 ग्राम को आप 1 एटम के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर वही आपके पास 12 ग्राम जो है वो आएगा। ठीक है, और आपके पास नीचे क्या आ जाएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, इसको आप ऊपर लेके जाएं। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास 12 ग्राम 6.023 और यहाँ ये ऊपर आ जाएगा तो ये 10⁻⁻23 बन जाएगा। देखो कोई भी चीज़ अगर ऊपर आ जाए डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ आए तो उसका जो पावर होता है ना, उसका साइन आपके पास नेगेटिव बन जाता है। ये मैंने यहाँ सिंपल काम किया हुआ है। और x जो है आपके पास ये इक्वल टू x ही आ रहा है। आप इसको क्या करें, 12 को ना इसके ऊपर डिवाइड कर ले, इसी 12 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे और ये आपके पास अपनी ही जगह पे रहेगी। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू जो है 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आपके पास जो है वैल्यू x की आ जाएगी। अब ये x हमने किस चीज़ के लिए कंसिडर किया था, हम लोगों ने इसको मास ऑफ 1 एटम के लिए कंसिडर किया था। मास ऑफ 1 एटम, देखो ना इधर मैंने 1 एटम का किया हुआ है ना, तो 1 एटम का मास जो है मैंने x का माना था। अब मैं फाइंड आउट कर रहा था कि 1 एटम का मास कितना होगा और वो मेरे पास x आ गया है। तो अब ये जो चीज़ है ये 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये मेरे पास x है और x मेरे पास 1 एटम ऑफ C12 है, 1 एटम ऑफ C12। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सिर्फ सिंगल एटम का जो मास है वो मैंने फाइंड आउट कर लिए कार्बन एटम से। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास सिंगल एटम का मास है ग्राम के अंदर। ठीक है, दोबारा बस बात क्लियर होगी। अच्छा मैं आपको दोबारा बताता हूँ हमने किस किस्म की कैलकुलेशन की है, क्या कैलकुलेशन की है। हमने ये किया, हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स अगर हम C12 के ले लेते थे, C12 के, तो इसका मास कितना रहता, उसका मास था 12 ग्राम। ठीक है, तो मैंने ये कहा अगर हम 1 एटम का ले लें, 1 एटम आप C12 ले लें तो इसका मास ग्राम्स के अंदर कितना होगा। तो मैंने कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल ली। तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही थी 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, जो कि मेरे पास क्या था, ये मेरे पास 1 एटम ऑफ C12 का मास मेरे पास कितना था, ये था 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। इतना क्या था, ये मेरे पास 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का 1 एटम का मास ग्राम्स के अंदर मेरे पास इतना आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई है कि 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स क्या है, ये 1 एटम ऑफ C12 सिर्फ सिंगल एटम का मास है C12 का ग्राम के अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, तो यहाँ से हम लोग एक और चीज़ भी समझ सकते हैं। मेरे पास 1 एटम का जो मास होता है, 1 एटम का मास, 1 एटम ऑफ C12, 1 एटम ऑफ C12, देखो उसका मास कितना होता है, उसका मास जो है मेरे पास बराबर होता है 12 AMU के बराबर होता है। वो कैसे, क्योंकि एक एटम के अंदर क्या होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। दोनों को हम AMU के बराबर लेते हैं, इसको भी हम 6 AMU ही ले रहे थे, तो दोनों को काउंट करो तो 12 बन जाएंगे। तो 1 एटम ऑफ C12 का मास कितना होता है, 12 AMU होते हैं, ये भी हम लोगों को पता है। तो देखो आगे मैं एक और चीज़ कराने वाला हूँ आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो तो मेरे पास 1.993 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स जो होते हैं, इतना मास मेरे पास बन रहा था एक एटम ऑफ C12। यहाँ तक तो हम लोग को समझ आ गई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि 1 एटम का जो मास होता है AMU के अंदर, 1 एटम ऑफ C12, उसका जो मास होता है, उसका मास कितना होता है, वो हम लोगों को पता है
कि 12 AMU होता है, 12 AMU। ठीक है, अब ये 1 एटम का मास AMU के अंदर है और ये 1 एटम का मास ग्राम के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग 1 AMU की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो इसका ये मतलब है कि आपके पास 12 AMU जो होते हैं, 12 AMU, क्योंकि 1 एटम के अंदर देखो 1 एटम तो डेफिनेटली आपके पास 1 AMU जो है, देखो 1 एटम क्या है, 1 एटम का जो मास होता है वो इतने ग्राम के बराबर होता है और 1 एटम ऑफ कार्बन 12 AMU के अंदर जो है वो इतने AMU के बराबर होते हैं। देखो बात को समझो, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल होता है इतना मास होता है उसके ग्राम के अंदर, और हमें ये भी पता है कि 1 एटम का मास AMU के अंदर इतना होता है। तो इसका मतलब है कि 12 AMU जो है वो मेरे पास इक्वल है 1.993 × 10⁻⁻23 ग्राम्स। यहाँ से बात को समझो, 1 एटम इतने ग्राम के बराबर होता है और 1 एटम 12 AMU के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि 12 AMU जो है इस इतने ग्राम के इक्वल है। तो ये भी मैंने यही बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 12 AMU मेरे पास इतने ग्राम्स के बराबर होते हैं। तो देखो अगर 12 AMU इतने ग्राम्स के बराबर है तो 1 AMU कितने ग्राम्स के बराबर होगा। देखो अगर 12 AMU का मास ग्राम के अंदर इतना आ रहा है तो 1 AMU का जो मास होगा वो ग्राम के अंदर कितना आएगा, कितने के लिए हम x लिखते हैं। तो दोबारा वही मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इधर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ और 1.993 × 10⁻⁻23 ग्राम जो है वो क्या होगा, ग्राम जो है वो क्या होगा, वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 AMU के अंदर। ग्राम को चलो मैं हटा देता हूँ, ये मेरे पास 1 AMU के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ये 12x है और इधर 1 तो मल्टीप्लाई कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास 12 मल्टीप्लाई x आ जाएगा 1.993 × 10⁻⁻23 ही आ जाएगा। देखो अब आपने क्या करना है, आपने x को अकेले छोड़ देना है, तो अब इस वजह से 12 को बोथ साइड डिवाइड करना है। तो 12 को बोथ साइड डिवाइड करोगे, यहाँ से इसको खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 1.993 × 10⁻12 और 10⁻⁻23। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ना इसके ऊपर डिवाइड कर लो। तो देखो अगर क्या करोगे, इसको ना इसके ऊपर डिवाइड करोगे तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या आता है। x की वैल्यू 1.993 × 10⁻⁻23 और इसको आपने 12 के ऊपर डिवाइड किया, तब अगर आप इसको 12 के ऊपर डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, वो हम क्या करते हैं, देखो ये -24 क्यों आ गया, यहाँ पे -23 था, यहाँ पे -24 है, ऐसा क्यों होता है। देखो मैंने आपको पहले भी एक बात समझाई थी, जब डेसिमल